ये पिछली ही सर्दियों की बात है। मैं कई कैंपिंग इलाकों और रास्तों के काफी करीब रहता हूँ, इसलिए मैं अक्सर कैंपिंग और हाइकिंग ट्रिप्स पर निकल जाता था। और अक्सर तो मैं इनकी कोई प्लानिंग भी नहीं करता था। मैं बस झटपट कोई रास्ता ढूंढता, अपना सामान पैक करता और अगली सुबह निकल पड़ता। ये भी वैसी ही एक अचानक और बिना सोचे समझे की गई कैंपिंग ट्रिप थी, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा मोड़ ले लेगी। मैंने अपनी कार लॉक की, अपना बैग कंधों पर लादा और हाइकिंग शुरू कर दी। जंगल हमेशा की तरह एकदम शांत थे। आसपास किसी के होने का कोई नामो निशान नहीं था। मेरा दिमाग एकदम शांत था और मैं जमीन की तरफ देखते हुए आराम से पगडंडी पर चल रहा था कि तभी अचानक मुझे सामने से कुछ चरमराने और टूटने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा तो पगडंडी पर काफी दूर पेड़ों के बीच कुछ हलचल दिखाई दी। जैसे जैसे वो करीब आया, मैंने देखा कि एक आदमी बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। जब वो और पास पहुंचा तो मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी। वो सिर्फ जॉगिंग नहीं कर रहा था, वो आदमी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। मैं उसके रास्ते से हटने के लिए एक तरफ हो गया और उसे अपने पास से तेजी से गुजरते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे समझाना मुश्किल था। जरूरी नहीं कि वो डरा हुआ हो, पर वो कुछ पागल सा लग रहा था, जैसे उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई हो। उसकी आंखें पथराई हुई सी थी, मानो वो मेरे आर पार देख रहा हो। उसके गुजरने के बाद मैं कुछ सेकंड्स तक उसे देखता रहा और वो बस भागता ही चला गया। फिर मैं वापस पगडंडी पर आ गया और दोबारा चलने लगा। यह वाकई अजीब था, लेकिन लगभग 30 सेकंड बाद मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा। उसे देखते ही मेरा दिल बैठ गया। वो आदमी पगडंडी पर काफी दूर था, लेकिन अब उसने दौड़ना बंद कर दिया था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था और सीधे मेरी तरफ घूर रहा था। मैंने तुरंत अपनी नजरें सामने की ओर घुमा ली और चलता रहा। अगले 30 सेकंड बिताने तक मेरी दोबारा पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, और जब मैंने हिम्मत जुटाकर देखा तो वो गायब हो चुका था। पगडंडी पर कहीं भी उसका नामो निशान नहीं था। जाहिर है मैं उस आदमी से दूर जाना चाहता था, क्योंकि उसकी हरकतें काफी बेचैन करने वाली थी, खासकर तब जब मैं यहाँ उसके साथ बिल्कुल अकेला था। लेकिन कुछ मिनटों तक पगडंडी पर आगे और जंगलों की गहराई में चलने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि कहीं वो किसी चीज से डरकर तो नहीं भाग रहा था, और क्या मैं अनजाने में उसी चीज की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि मेरे पास दूसरा रास्ता यही था कि मैं वापस मुड़ जाऊं और उसी आदमी की दिशा में जाऊं जिसने मुझे बुरी तरह डरा दिया था। और जैसा कि मैंने पहले भी सोचा, वो किसी चीज से डरा हुआ तो नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने जोखिम उठाया और कैंप साइट की ओर अपनी हाइकिंग जारी रखी। मैं हर 2-3 मिनट में पीछे मुड़कर देख लेता था। उस आदमी को लेकर अब भी मेरे मन में बेचैनी थी। आखिरकार मैं कैंप साइट तक पहुंच गया और अपना सामान सेट कर लिया। मैं जिस कैंप साइट पर था उसमें कुछ भी खास नहीं था। वो बस पेड़ों के बीच एक साधारण सी जगह थी। ना कोई आग जलाने का घेरा और ना ही कोई खास निशान। आमतौर पर जंगल की वो धीमी और शांत आवाजें मुझे सुकून देती थी, लेकिन इस बार वो खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी थी, जैसे वहां कोई छुपा बैठा हो। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि क्या मैंने वापस ना जाकर और यहाँ रुकने का फैसला करके कोई गलती तो नहीं कर दी। मैं खुद को बार बार यही समझा रहा था कि शायद वो आदमी बस वर्कआउट के लिए स्प्रिंट्स लगा रहा होगा, लेकिन सच तो ये था कि मैं बस खुद को दिलासा दे रहा था कि अगर मैं बार बार एक ही बात दोहराऊंगा तो शायद मुझे उस पर यकीन हो जाए। सूरज ढलने लगा और वो शांत जंगल और भी ज्यादा खामोश हो गया। दूर कहीं पत्तों की हल्की सी सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। मैंने एक जगह साफ की और आग का एक छोटा सा घेरा बनाया, जिससे सूरज ढलने के बाद मुझे कम से कम थोड़ी रोशनी तो मिल सके। सूरज डूबे करीब 1 घंटा बीत चुका था जब मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई थी, जिसने पल भर में मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जंगल के बीच से किसी के तेजी से दौड़ने की कदमों की आहट, कैंप साइट के शायद 100 गज की दूरी पर, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो इंसानों के कदमों की ही आवाज थी, किसी जानवर की नहीं। हर कदम की आवाज बिल्कुल साफ थी, लेकिन थोड़ी देर की उस हलचल के बाद शोर अचानक थम गया, जैसे कोई थोड़ी देर तक दौड़कर अचानक रुक गया हो और सब कुछ फिर से खामोश हो गया। मुझे लगा था कि ये जलती हुई आग मुझे सुकून देगी,
लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये आग मेरी मौजूदगी का ढिंढोरा पीट रही हो। और भले ही वहां मौजूद किसी भी इंसान ने शायद मुझे पहले ही देख लिया था, लेकिन उस घबराहट भरे पल में मैंने आग को बुझाने का एक बेहद गलत फैसला कर लिया। अचानक चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मैं बिल्कुल शांत खड़ा था, किसी भी आवाज का इंतजार करते हुए, इस उम्मीद में कि शायद ये व्यक्ति वहां से चला जाए या फिर भाग जाए। जैसे जैसे मिनट बीतते गए मेरी घबराहट बढ़ती ही गई और तभी वही चीज दोबारा हुई। कोई तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन इस बार सीधे मेरी कैंपसाइट की तरफ और पहले से कहीं ज्यादा करीब। पर फिर वो अचानक दोबारा रुक गए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल पास हो, करीब करीब मेरे ठीक सामने। मैं अंधेरे में उसी जगह को घूरता रहा जहां से आवाज आई थी, जब तक कि मेरी आंखें धीरे धीरे उस अंधेरे की आदी ना हो गई और मुझे वहां खड़े एक साये की आकृति दिखाई देने लगी। वो इंसान आधा एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ बल्कि स्थिर खड़ा था और मैं उसके चेहरे की साफ झलक नहीं देख पा रहा था, लेकिन जिस तरह से वो खड़ा था और साफ तौर पर मेरी ओर देख रहा था, कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं करता। मैं ये भी नहीं बता पा रहा था कि वो औरत थी या आदमी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि ये वो आदमी नहीं था जिसे मैंने पगडंडी पर दौड़ते हुए देखा था। तो मतलब यहाँ कई लोग थे जो मेरे कैंप साइट को घेरे हुए इधर उधर दौड़ रहे थे, या फिर ये वही चीज थी जिससे वो आदमी जान बचाकर भाग रहा था। मैं हिलने डुलने तक से डर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मेरी आवाज लड़खड़ा जाएगी और मैं ये जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि मैं कितना डरा हुआ हूँ। जब तक कि उस साये ने पीछे हटना शुरू नहीं किया, बस 2-3 कदम पीछे हटते ही वो अंधेरे में पूरी तरह ओझल हो गया। और उतना ही डरावना ये था कि उसके कदमों की आहट भी धीरे धीरे खामोशी में गायब हो गई। वो शायद नंगे पैर चल रहा था ताकि जानबूझकर कोई आवाज ना हो। जब वो साया पीछे हटा, उसके बाद से बहुत देर तक सन्नाटा छाया रहा। मेरे शरीर में एंडरलाइन का स्तर इतना बढ़ गया था कि समय का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। मुझे लगा जैसे घंटों बीत गए हों, पर असल में शायद वो 30 मिनट के करीब का समय था। उस पूरे वक्त मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। जब आखिरकार मैं हिला तो मुझे समझ आ गया था कि अब यहाँ से निकलने में ही भलाई है। मैंने अंधेरे में ही अपने बैग को टटोला और अपनी टॉर्च निकाली, फिर अपना सामान समेटना शुरू किया। सामान समेटते और उसे दोबारा पैक करते समय मैं बहुत सावधान था। मेरे पास जो लाइट थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, बस इतनी ही कि मैं देख सकूं कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो लाइट इतनी तो बिल्कुल नहीं थी कि मैं जंगल में उस इंसान को ढूंढ सकूं। वो अभी भी मेरी कैंप साइट से महज 15 या 20 फुट की दूरी पर बड़ी आसानी से छुपे हो सकते थे। मुझे नहीं पता कि उनके इरादे क्या थे, और खुद को उनके लिए खतरा साबित ना होने दूं तो शायद वो मुझे अकेला छोड़ दें। मैंने पगडंडी पर वापस लौटना शुरू कर दिया। हालांकि उसके बाद मुझे कोई इंसान नहीं दिखा और ना ही कदमों की कोई आहट सुनाई दी, लेकिन जिस खामोशी से वो मेरे कैंप साइट के पास घूम रहे थे, उसे याद करके मेरा मन अब भी बुरी तरह डरा हुआ था। मेरे पीछे उनके दबे पांव रेंगने और जंगल में मेरा पीछा करने के विचार ने ही पूरे रास्ते मेरे शरीर में डर और बेचैनी को बनाए रखा। जैसे ही मैं अपनी कार तक पहुंचा, मैं तुरंत अंदर कूदा और जंगल से बाहर की ओर गाड़ी भगा दी। मैं वहां एक भी सेकंड फालतू नहीं रुका। हैरानी की बात तो ये थी कि अगले दिन तक मेरा ध्यान उस बात पर गया ही नहीं जब मैंने अपनी कार के दरवाजे पर कुछ खरोंचे देखी और पैसेंजर साइड के दरवाजे का हैंडल टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे इतनी जोर से खींचा हो कि उसका लैच ही टूट गया। यह वही आखिरी बात थी जिसने मुझे पुलिस को फोन करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मेरी रिपोर्ट दर्ज कराने के अलावा उससे कोई खास नतीजा नहीं निकला। मुझे नहीं पता कि वो वही आदमी था जिसे मैंने पगडंडी पर देखा था या फिर वो कोई और था जो जंगल में छिपकर मुझ पर नजर रख रहा था। उस एक घटना ने कैंपिंग के प्रति मेरे पूरे लगाव को खत्म कर दिया, लेकिन उस रात जंगल में जो कुछ भी हो सकता था, उन सभी डरावनी संभावनाओं को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी वहां दोबारा अकेला कदम रखूंगा। मैं एक स्टेट फॉरेस्ट में अकेला बैकपैकिंग कर रहा था। ये पूरा इलाका और पगडंडी काफी व्यवस्थित थी, जहां रुकने के लिए पहले से निर्धारित कैंप साइट्स थे।
जिन्हें आपको रिजर्व करना पड़ता था। हालांकि ये रास्ता काफी लंबा था। मुझे लगता है कि अगर आप पूरा सफर तय करें तो ये लगभग 80 मील का था। इसलिए जहां तक फॉरेस्ट रेंजर द्वारा इसकी देखरेख या गश्त का सवाल है, वो शायद ही कभी इधर से गुजरते होंगे। निर्धारित कैंपसाइट्स का मकसद मुख्य रूप से सुरक्षा, जंगल की सफाई बनाए रखना और इस बात का रिकॉर्ड रखना था कि जंगल में कितने लोग और कितने समय के लिए मौजूद हैं। बहरहाल मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और 2 कैंपसाइट्स रिजर्व किए, एक 12 मील की दूरी पर और दूसरा 26 मील की दूरी पर। सभी व्यक्तिगत साइट्स एक दूसरे से काफी दूर थे, इसलिए मुझे लगता है कि जो साइट मेरे सबसे करीब थी वो भी करीब 1 मील या उससे अधिक दूर ही रही होगी। मैं लंबी पैदल यात्रा के बाद पहली कैंपसाइट पर पहुंचा। अपनी लंबी पैदल यात्रा और कैंपसाइट पर बिताए समय के दौरान मुझे एक भी अन्य हाइकर या बैकपैकर नहीं दिखा। क्योंकि ये ऑफ सीजन था, इसलिए मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन मैंने इस बात पर गौर जरूर किया। मैं उस रात जल्दी से सो गया और नींद भी अच्छी आई। बस एक बार मेरी आंख खुली जब मुझे लगा कि पगडंडी पर किसी के कदमों की आहट आ रही है। मुझे इसके बारे में ज्यादा याद नहीं है, क्योंकि उसके तुरंत बाद मैं फिर से गहरी नींद में सो गया था। ये वाकई अजीब है। शायद रात के 2 या 3 बज रहे होंगे, पर उस समय ये बात मुझे इतनी परेशान नहीं कर पाई कि मेरी नींद खराब हो। मैं सुबह जल्दी उठा, नाश्ता और एक कप कॉफी ली और फिर अपना सामान समेटकर अगली कैंपसाइट की ओर निकल पड़ा। रास्ता उतना ही सुनसान था जितना पिछले दिन था। हालांकि ये पैदल यात्रा पिछली वाली से 4 मील ज्यादा लंबी थी, जंगल में और भी भीतर और ऊंचाई पर, जिसका मतलब था कि मुझे अगली कैंपसाइट तक पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई। अभी सूरज पूरी तरह डूबा नहीं था, लेकिन जब तक मैंने अपना टेंट लगाया और आग जलाई तब तक काफी अंधेरा होने लगा था। पूरे दिन मुझे एक भी इंसान नजर नहीं आया था। मैंने सोचा कि जब तक मौका है इस शांति का आनंद लूं। कई घंटे बीत गए, क्योंकि अगले दिन मुझे कोई लंबी हाइकिंग नहीं करनी थी, इसलिए मैं देर रात तक जगता रहा। रात के शायद 9 या 10 बज रहे होंगे जब मुझे उसी पगडंडी पर दूर से कदमों की आहट सुनाई थी जहां से मैं आया था। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मुझे एक रोशनी भी दिखी, एक छोटी हेडलाइट जो पेड़ों के बीच से होते हुए मेरे कैंपसाइट की ओर बढ़ रही थी। मैंने सोचा कि सूरज ढलने के कई घंटों बाद भी कोई हाइकिंग कर रहा है, ये वाकई अजीब है। और तुरंत मेरा दिमाग उसी इंसान की तरफ गया जिसकी आहट मैंने कल रात भी सुनी थी। हालांकि अगर ये वही व्यक्ति था तो मेरा उनसे कहीं ना कहीं आमना सामना जरूर हुआ होता। मुझे लगा कि शायद कोई खास बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी मेरी जिज्ञासा इतनी थी कि मैं उस रोशनी को लगातार देखता रहा। वो इंसान करीब आता गया और फिर अचानक वो रोशनी एक जगह रुक गई। ऐसा लग रहा था मानो वो लाइट सीधे मेरी तरफ देख रही हो। और फिर कुछ सेकंड बाद वो मुड़ी और पगडंडी छोड़कर मेरे कैंप से दूर जंगल की तरफ चली गई और शायद 20 सेकंड बाद वो लाइट बंद हो गई। अब कोई रोशनी या कदमों की आहट नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ही वो इंसान मेरे या मेरी आग को देख पाने के जितना करीब आया, उसने गायब होने की कोशिश की। आखिर कोई आधी रात को पगडंडी छोड़कर जंगल के बीचों बीच किस लिए जाएगा, और वो भी अपनी हेडलाइट बंद करके। इतना ही नहीं, ये ठीक उसी समय हुआ जब वो मेरी जलाई हुई आग की रोशनी के दायरे में आए थे। मैं न जाने कितनी देर तक, शायद 15 या 20 मिनट तक उसी दिशा में देखता रहा, लेकिन लाइट बंद होने के बाद मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि इतना समय बीत जाने के बाद शायद उस व्यक्ति ने सोने के लिए वहीं कैंप कर लिया हो सकता है कि उन्होंने उत्तर में कुछ मील दूर कोई कैंप रिजर्व किया हो और वो लेट हो गए हों, इसलिए देर होने की वजह से वो रात बिताने के लिए बस वहीं रुक गए, इत्तेफाक से ठीक मेरे पीछे। ये बात अब भी पिछली रात वाली घटना को साफ नहीं कर रही थी, लेकिन ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि क्या ये वही इंसान था। 1 घंटा बीत गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब तक क्यों जग रहा था और आग जलाए बैठा था। किसी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, जैसे मेरा शरीर चाहता था कि मैं जगता रहूं। इसलिए मैंने अपने अंतर मन की सुनी और जागता रहा। वजह जो भी रही हो, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ,
क्योंकि अचानक मुझे अपने पीछे कुछ सुनाई दिया। मेरे कैंप के ठीक दूसरी तरफ सूखे पत्तों के कुचलने की धीमी आवाज, जैसे कोई इंसान बहुत सावधानी से दबे पांव चलने की कोशिश कर रहा हो। वो आहट बहुत करीब थी, इतनी करीब कि कोई भी घबरा जाए। मैं झटके से खड़ा हुआ और बाहर की तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने तुरंत अपने बैग में हाथ डालकर टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी सीधे जंगल की ओर की। मुझे महज 10 गज की दूरी पर एक आदमी खड़ा दिखा। देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो किसी भी तरह से हाइकर या बैकपैकर जैसा नहीं लग रहा था। उस आदमी ने साधारण कपड़े पहने थे और उसके पास कोई बैग भी नहीं था। अजीब बात तो ये थी कि टॉर्च की रोशनी पड़ने पर भी वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। ऐसा लगा मानो वो अब भी यही उम्मीद कर रहा हो। तुम यहाँ आखिर क्या कर रहे हो? मेरी आवाज सुनकर वो कुछ इस तरह हिचकिचाया जैसे बस भागने ही वाला हो, लेकिन फिर उसने भागने के बजाय मेरी ओर ही चलना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई और जैसे जैसे वो करीब आता गया मुझे कुछ अजीब लगा, जैसे कुछ जाना पहचाना सा हो। मैंने उसे कहीं देखा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। और फिर उसने मेरा नाम पुकारा, मुझे इस तरह ग्रीट किया जैसे हम बहुत अच्छे दोस्त हों। हालांकि मुझे पूरा यकीन था कि मैंने इस आदमी को पहले कहीं देखा है, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मेरी उससे कभी बात नहीं हुई थी। तो फिर उसे मेरा नाम कैसे पता था और वो यहाँ मेरे कैंप के पास इस तरह दबे पांव क्यों घूम रहा था? मुझे अचानक एहसास हुआ कि ये जो कोई भी है वो मेरा पीछा कर रहा था। सिर्फ आज रात ही नहीं, बल्कि पिछली कई रातों से। वो इतने समय से मेरे पीछे लगा था कि वो शहर से मेरे पीछे पीछे इस पगडंडी और जंगल के इतने भीतर तक आ पहुंचा था। यही वजह थी कि वो दूर दूर तक किसी बैकपैकर जैसा नहीं लग रहा था। वो शायद काफी पीछे रहकर मेरा पीछा कर रहा था ताकि मुझे कभी भनक ना लगे। वो आदमी अब भी मुस्कुरा रहा था और मेरे करीब आता जा रहा था। उसने दोबारा मेरा नाम लिया, इस बार इस तरह से जैसे वो हैरान हो कि मैं इतना डरा हुआ क्यों हूँ। मैं पीछे हटा और अपना बैग झपट लिया। ये देखते ही उस आदमी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया। उसने बहुत ही ठंडी और प्यारी सी आवाज में मुझसे पूछा कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, अपना बैग पीठ पर कसा और तेजी से पगडंडी की तरफ बढ़ा। उसने एक बार फिर मेरा नाम लिया, लेकिन इस बार वो किसी डरावनी और आक्रामक चीख जैसा था। मैं पगडंडी पर भागा और उसे चकमा देने के लिए अपनी टॉर्च बंद रखी, लेकिन शुक्र है कि उसने ज्यादा देर तक मेरा पीछा करने की कोशिश नहीं की। वो करीब 15 सेकंड तक मेरे पीछे पगडंडी पर भागा, पर वो वास्तव में कैंप साइट से ज्यादा दूर नहीं गया। इस बीच मैंने अपने सैटेलाइट इमरजेंसी फोन का इस्तेमाल अधिकारियों से संपर्क करने के लिए किया। आखिरकार पहली रात वाली कैंप साइट से कई मील दूर मेरी मुलाकात एक पार्क रेंजर से हुई। उसके बाद मैं सुरक्षित बाहर निकल आया, लेकिन उन्हें वो आदमी वहां कभी नहीं मिला। ट्रैक हेड पर उसकी कोई कार नहीं थी और ना ही उसके नाम पर कोई रिजर्वेशन थी। उस जंगल से बिना किसी की नजर में आए बाहर निकलने के लिए उसे बिना किसी पगडंडी के सही दिशा में शायद दर्जनों मील तक पैदल चलना पड़ा होगा। और ऐसे जंगल में बिना किसी गियर के रहना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। सच तो ये है कि एक अनुभवी बैकपैकर के लिए भी वहां जीवित बचना नामुमकिन सा है। तो उस अजनबी स्टॉकर की बात तो छोड़ दीजिए, जिसके पास संभवतः बैकपैकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन ये जानते हुए भी कि मुझे अब भी नहीं पता कि वो कौन है, सिवाय इसके कि वहां कोई ऐसा चेहरा था जिसे मैंने पहले कहीं देखा था। ये एहसास बेहद खौफनाक है। अगर वो किसी तरह वहां से जिंदा बचकर निकलने में कामयाब रहा होगा, क्या पता शायद मैंने उसे पहले जिन मौकों पर देखा था वो तब भी मेरा पीछा ही कर रहा हो और मुझे बस उस बात का अंदाजा ना हुआ हो। तो मेरे मन का एक कोना ये भी चाहता है कि वो उस जंगल से कभी बाहर ना निकल पाया हो। कुछ साल पहले जब मैं एक नौकरी छोड़कर दूसरी की तलाश में था और मेरे पास करने को ज़्यादा कुछ नहीं था, तब मैंने सोचा कि क्यों ना एक कैंपर वैन किराए पर ली जाए। मैंने पूरा हिसाब किताब लगाया और पाया कि अगर मैं अपनी बचत का इस्तेमाल करूं तो मैं किसी अच्छी जगह के लिए हफ्ते भर की फ़्लाइट ले सकता हूं।
लेकिन एक वैन के साथ मैं 3 या 4 हफ्ते की लंबी छुट्टी का आनंद ले सकता था। और मैं वैसे भी कोई शहरी इंसान नहीं था। मुझे प्रकृति से बेहद प्यार था। मुझे नहीं पता था कि अकेले कहीं दूर सुनसान जगह पर सिर्फ एक टेंट के सहारे रहना मुझे कैसा महसूस कराएगा, या मैं उसमें कंफर्टेबल हो पाऊंगा या नहीं। खैर, मैंने वैन ली और उत्तर की ओर निकल पड़ा, जहां तमाम नेशनल फॉरेस्ट और कैंपिंग के लिए मुफ्त सरकारी ज़मीनें थी। ट्रिप के पहले कुछ दिन मैंने सिर्फ सोने और ड्राइविंग जारी रखने के लिए ट्रक स्टॉप्स पर रातें गुजारी। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर रहा था कि मेरी पहली कैंपसाइट कोई बहुत शानदार और नज़ारेदार जगह हो, बजाय इसके कि मैं किसी अच्छी कैंपग्राउंड के लिए पैसे देता, जहां मैं आराम से रुककर ये समझ पाता कि आखिर मुझे क्या करना है। लेकिन मेरी यात्रा के तीसरे दिन मुझे आखिरकार जंगल में कैंपिंग करने का मौका मिला। मैं सड़क के एक ऐसे लंबे हिस्से पर था जहां हर दिशा में मीलों तक सिर्फ सरकारी ज़मीन ही थी। मैं एक ऐप का इस्तेमाल कर रहा था ताकि उन कैंपसाइट्स को ढूंढ सकूं, और मैंने जीपीएस पर कुछ जगह मार्क भी कर ली थी ताकि अगर एक काम ना आए तो दूसरी जगह जा सकूं। लेकिन जिसके लिए मैं तैयार नहीं था वो ये था कि उनमें से कोई भी जगह काम की नहीं थी। हर बार जब मैं मार्क की हुई किसी लोकेशन पर पहुंचता तो वहां कुछ भी नहीं होता था। कोई रास्ता नहीं, कोई दूसरा कैंपर नहीं, बस कुछ भी नहीं। मैं उस कच्ची और ऊबड़ खाबड़ सड़क पर करीब 1 घंटे तक गाड़ी चलाता रहा, लेकिन मुझे अपनी चुनी हुई कैंपसाइट में से एक भी नहीं मिली। अब मुझे झुंझुलाहट होने लगी थी, क्योंकि मैं जानता था कि मैं बहुत दूर निकल आया हूँ और काफ़ी देर भी हो रही थी। मैं दूसरी कैंपसाइट्स खोजने के लिए ऐप का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अब मेरे फ़ोन के सिग्नल भी चले गए थे। मुझे उन कैंपसाइट्स को दोबारा खोजने के लिए 1 घंटा पीछे गाड़ी चलाना पड़ता, जो शायद वहाँ थी भी नहीं। इसलिए मैं बस आगे बढ़ता रहा और कुछ देर बाद मुझे मुख्य सड़क से हटकर एक पगडंडी जैसी बहुत धुंधली सी दिखाई दी। मैं पहले ही अपनी मार्क की हुई सभी कैंपसाइट से 30 मिनट आगे निकल आया था, और ये पहला रास्ता था जो मुझे मिला था। ये उस सड़क से भी ज़्यादा उबड़ खाबड़ लग रहा था जिस पर मैं चल रहा था, लेकिन वैन निश्चित रूप से वहाँ से गुजर सकती थी। हालांकि मैं ऐप पर यह चेक नहीं कर सकता था कि क्या ये वही कैंपसाइट है जहाँ दूसरे लोग रुके थे, लेकिन मुझे लगा कि ये वही होगी। मैंने गाड़ी बैक की और उस पगडंडी पर डाल दी। मेरी हेडलाइट्स पेड़ों के बीच से होते हुए रास्ते को रोशन कर रही थी और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। करीब 5 मिनट तक चलने के बाद मैं उसके आखिरी छोर पर पहुंचा। वो बस एक छोटी सी जगह थी जो बहुमुश्किल इतनी बड़ी थी कि वैन वहां समा सके। वहां से दूसरे कैंपसाइट्स की ओर जाने वाला कोई और छोटा रास्ता भी नहीं था। बस यही इकलौती जगह थी जो मेरे लिए जंगल में पहली बार होने के नाते काफ़ी बेचैन कर देने वाली थी। मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं जहां भी रुकूं वहां आसपास कुछ और कैंपर्स भी हों, ताकि मैं थोड़ा सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस कर सकूं। पहली बार के हिसाब से इस तरह पूरी तरह अकेले रहना मुझे थोड़ा भारी पड़ रहा था। मैं कुछ मिनटों तक वहीं पार्क की हुई गाड़ी में बैठा रहा, अगली सीट पर स्थिर होकर बस बाहर जंगल की ओर देखता रहा। उस जगह को लेकर मेरे मन में एक बहुत ही डरावनी और अजीब सी आशंका पैदा हो रही थी। मुझे अपना यह अकेलापन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही थी कि यहाँ से निकल जाओ, कुछ तो गड़बड़ है। किसी भी और सामान्य दिन पर मैं वहाँ से गाड़ी निकाल लेता, स्थिति को दोबारा समझता और जाने के लिए कोई और जगह ढूंढ लेता, लेकिन मैं उस समय इतना झुंझुला गया था कि मैंने बस वहीं रुकने का फैसला किया। मैंने वैन बंद की और पीछे की तरफ चला गया। बाहर पहले ही अंधेरा हो चुका था, इसलिए सुबह होने तक वैन के बाहर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। ड्राइविंग की थकान मिटाने के लिए मैं 1 मिनट के लिए बिस्तर पर लेट गया, लेकिन तभी मुझे वैन के बाहर से किसी के कदमों के पत्तों से कुचलने की आवाज़ आई, और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, ड्राइवर वाली साइड की खिड़की पर एक ज़ोरदार दस्तक हुई। मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही मिनट हुए थे, इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि ये कोई दूसरा कैंपर ही होगा। मुझे लगा कि शायद गाड़ी चलाते समय मेरी नज़र उन पर नहीं पड़ी होगी। मैं वैन में आगे की तरफ गया और देखा कि दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था जो खिड़की से अंदर मेरी तरफ झांक रहा था। उसने एक छोटी सी अजीब सी मुस्कुराहट दी, जैसे वो जता रहा हो कि वो मुझे परेशान नहीं करना चाहता। मैंने उससे पूछा कि क्या सब ठीक है। उसने कहा हाँ सब ठीक है, और बताया कि उसका नाम माइक है।
उसने कहा कि अंधेरा होने से पहले वो बस अपने पड़ोसी को नमस्ते कहने चला आया। अब जाहिर है मैं इस सब में नया था, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं था कि ये कोई नॉर्मल बात है या कुछ और। हालांकि कुछ बातें मुझे बहुत अजीब लगी। पहली बात तो ये कि मुझे अब भी अंदाजा नहीं था कि वो वहाँ कैंपिंग कर रहा था या वो मेरे इतने करीब कैसे पहुँच गया। दूसरी बात यह कि बाहर पहले ही काफी अंधेरा हो चुका था और सूरज ढले हुए अच्छा खासा समय बीत गया था। और आखिरी चीज, वो आदमी बहुत ही अजीब और बेचैन लग रहा था, मानो वो आदमी उम्मीद कर रहा हो या इंतजार कर रहा हो कि कोई और मेरे पीछे से निकल कर आएगा। आने के लिए शुक्रिया, आप बहुत दयालु हैं। लेकिन मुझे जो अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी उसकी वजह से मैं बातचीत को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता था। जैसे ही मैं खिड़की से पीछे हटने लगा, मैंने गौर किया कि वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। वो वहीं पैर जमाए खड़ा रहा। मैंने करीब 15 सेकंड इंतजार किया और फिर पर्दे के पीछे से धीरे से बाहर झांका, और जब मैंने देखा तो वो वहां नहीं था। तुरंत ही मैंने वैन की बाकी छोटी खिड़कियों से बाहर झांकना शुरू कर दिया। मैं कोई रोशनी या ऐसा कुछ ढूंढ रहा था जिससे पता चल सके कि उसकी कैंपसाइट कहाँ है या वो किस तरफ गया है। जाहिर है जंगल में चलने के लिए उसके पास कोई लालटेन या टॉर्च तो होगी ही। मैंने वैन के लगभग हर तरफ से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी कोई रोशनी नहीं दिखाई दी और ना ही वो कहीं चलता हुआ नजर आया। मेरी वैन को घेरे हुए वो तमाम पेड़ बिल्कुल अंधेरे और खामोशी में डूबे थे। आसपास किसी कैंप के होने का नामो निशान तक नहीं था। मैंने एक बार फिर वहां से निकल जाने के बारे में सोचा, क्योंकि जाहिर है कि जंगल के बीचों बीच अकेले रहना और ऊपर से उस अजीब आदमी का मिलना, ये सब बहुत डरावना महसूस हो रहा था। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं सिर्फ ये देख पाऊं कि वो कहाँ गया है या कहाँ रुक रहा है तो मैं खुद को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करूंगा। मैं करीब 20 मिनट तक खिड़कियों से बाहर झांकता रहा, वैन के अंदर गोल गोल घूमकर हर तरफ देखता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर निकलकर बेहतर तरीके से चीजों को देखा जाए। मैं वैन के आगे वाले हिस्से में गया, दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। बाहर भयानक सन्नाटा था और हर तरफ लगभग गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। यहाँ तक कि जिस रास्ते से मैं आया था वो भी अब मुश्किल से दिखाई दे रहा था। मैं वहीं खड़ा रहा और अपना सिर घुमाकर चारों तरफ किसी भी संकेत या रोशनी को ढूंढने की कोशिश करने लगा। मुझे हवा में एक अजीब सी भारी और बेचैन कर देने वाली आहट महसूस हो रही थी, जिससे मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मुझे बिल्कुल अपने पीछे कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई थी। मैं तेजी से वैन के दूसरी तरफ गया और मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, जबकि वो आवाज बिल्कुल मेरे पीछे से आई थी। मैं थोड़ा हिचकिचाया और फिर धीरे से घुटनों के बल नीचे झुककर वैन के नीचे झांकने लगा। मेरी नजर उस आदमी की आंखों से बस एक पल के लिए ही टकराई जो वैन के नीचे से मुझे देख रहा था। इससे पहले कि मैं उछलकर खड़ा होता और भागकर वापस वैन के अंदर जाता, मैंने सुना कि उसने मुझे आवाज दी, और जब वो वैन के नीचे से रेंगकर बाहर निकला तो वो 2-3 बार जोर से हिली। मैं अंदर घुसा ही था कि कुछ ही सेकंड के भीतर वो उछलकर ऊपर आया। वो अब भी बहुत अजीब तरीके से कांप रहा था। उसकी आवाज में एक वहशी, जंगली और हिंसक चमक थी। उसे देखकर मुझे उन जानवरों की याद आ गई जिन्हें रेबीज हो जाता है। मैंने तुरंत वैन चालू की और गाड़ी भगा दी। मैं सुन सकता था कि वो वैन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अभी भी अंदर घुसने की फिराक में था। बाहर जाने का वो रास्ता भी बहुत ही उबड़ खाबड़ था, और उस वक्त मैं टायर पंचर होने या उस आदमी के हाथों फंसने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता था। जब मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो कई बार वो आदमी दौड़कर वैन के बराबर आ गया और उसने फिर से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन करीब आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते मैंने उससे काफी दूरी बना ली और मैं उस मेन सड़क पर वापस आने में कामयाब रहा, जो हालांकि अब भी कच्ची थी पर उस पगडंडी से काफी बेहतर थी। उसके बारे में सोच कर मैं एक पल के लिए भी नहीं सो पाया। मुझे वाकई लगता है कि अगर मैं वहां रुक जाता या वो आदमी अंदर घुसने में कामयाब हो जाता तो मैं उस जंगल से कभी जिंदा बचकर नहीं निकल पाता। और जिस तरह का पागलपन भरा हिंसक व्यवहार वो कर रहा था, उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है।